नमस्कार। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह और बुलेटिन की शुरुआत सूर्य नगरी जोधपुर पहुंचे सीएम अशोक गहलोत की बात से करेंगे। सूबे के सरहदी क्षेत्रों का दौरा और सैनिकों का हौसला अफजाई कर जब मुख्यमंत्री गहलोत जोधपुर पहुंचे तो उसी जोश और जज्बे के साथ वो दिखे। गहलोत ने सबसे पहले वीरों की धरा मरुधरा को नमन किया और इसके बाद इन दिनों सेना को लेकर हो रही सियासत पर जवाब देते हुए कहा कि सत्ता सवार बीजेपी हमेशा से मौका परस्त रही है। लिए हुए ईरानिता की धरती जिसपे हम लोग निवास करते हैं वो धरती है। हमें गर्व क्यों नहीं होगा? मुझे भी होगा, आप सबको भी होगा। हमारे बीजेपी के लोग कहते हैं कि साहब ये तो सेनाओं के उनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे। कौन विश्वास नहीं करता? मैंने तो मेरी जिंदगी में देखा नहीं। आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, सब पे पूरा हिंदुस्तान विश्वास करता है। कोई राजनीतिक पार्टी कोई हो तो विश्वास करते हैं। पंडित नेहरू को नहीं छोड़ रहे लोग। इतिहास कभी इनको माफ नहीं करेगा। जिस नेहरू ने इस देश के पूरे मुल्क के नींवें धरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके बड़े बड़े कल कारखाने, बड़े बड़े बांध जिसपे खड़ा है मुल्क बना, भी पाकिस्तान की तरह, कभी अमेरिका की तरह, कभी इंग्लैंड, कभी रशिया, कभी चाइना की तरफ देखते हम अपने पैरों में खड़े हैं। ये पंडित नेहरू के दिए गए। ये क्या मुकाबला करेंगे? ये तो चुनाव आ गए इसलिए हर चीज को भुनाने में लगे हुए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक पहली बार नहीं हुई है। यूपी गवर्नमेंट में हुई, उसके पहले भी हुई, पर कभी भी उसकी चर्चा नहीं की गई। चर्चा की नहीं जाती है। ये कायदा होता है। अंतर्राष्ट्रीय जगत को कई जवाब देने पड़ते हैं। कोई छेड़ाछेड़ी करता है तो उसको सबक सिखा के चुप रहना पड़ता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जादूगर ही नहीं बल्कि हाजिर जवाब भी हैं। जोधपुर में सीएम की जनसभा में उनका ये रूप भी देखने को मिला, वो भी ऐसा कि वहां मौजूद लोग लोटपोट हो गए। आइए देखते हैं गहलोत की गुदगुदी। उधर क्या लिख रहे भाई? उधर क्या है बताओ? हाँ, घेरा में चिल्लो वरना वो इधर आ जाएगी। पहले घंटाघर में जो मीटिंग होती थी घंटाघर में, बीजेपी वाले गाय को अंदर भेज देते थे, कभी सांड को अंदर भेज देते थे। ये काम इनका ही है। पता लगाना पड़ेगा कोई किसी ने मधुमक्खी को छेड़ नहीं दिया यहाँ पर। दरअसल जब सीएम गहलोत जनसभा को संबोधित कर रहे थे, मंच के पीछे मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। उन्होंने इस मौके को अपने सियासी कौशल के चौके में बदल दिया और इसे उनका तंज कहिए, चुटीला अंदाज कहिए या हालात की कुशल जादूगरी, लोग हंसे बिना नहीं रह पाए। एक बार फिर देखिए गहलोत की गुदगुदी। अरे उधर क्या लिख रहे भाई? उधर क्या है बताओ? हाँ, घेरा में चिल्लो वरना वो इधर आ जाएगी। पहले घंटाघर में जो मीटिंग होती थी घंटाघर में, बीजेपी वाले गाय को अंदर भेज देते थे, कभी सांड को अंदर भेज देते थे। ये काम इनका ही है। पता लगाना पड़ेगा कोई किसी ने मधुमक्खी को छेड़ नहीं दिया यहाँ पर। और चलिए अब बात प्रदेशवासियों को मिले गहलोत गिफ्ट की। दरअसल सीएम गहलोत ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में निर्धारित मात्रा तक पेयजल को बिल से मुक्त करने की घोषणा कर दी है और इसी घोषणा के साथ 1 अप्रैल से बनने वाले बिलों में रियायत मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्र की 2 करोड़ 8 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा, वहीं शहरी क्षेत्र के 56 लाख की आबादी को इसका फायदा मिलेगा। प्रदेश की जनता को 168 करोड़ रुपए की बचत होगी और बड़ी संख्या में लोगों को बिल जमा कराने के झंझट से भी मुक्ति मिलेगी। एलपीसीडी पानी के उपभोग तक वाटर चार्जेस समाप्त करने का निर्णय लिया हम लोगों ने। ये बड़ा निर्णय है। और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी पानी के उपभोग पर वाटर चार्जेस इत्यादि नहीं ले जाएंगे। इससे करीब 2 करोड़ 8 लाख जनसंख्या लाभान्वित होगी। ये तो गाँव के लिए। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में मीटर कनेक्शन पर या मीटर चालू हालत में है, वहाँ प्रति कनेक्शन 15 के मासिक उपभोग तक
वाटर चार्जेस समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार के कनेक्शनों पर प्रति कनेक्शन 15 KL मासिक उपभोग तक वर्तमान व्यवस्था के अनुसार सीवरेज एवं डेवलपमेंट चार्जेस सरचार्ज भी लागू नहीं होंगे, जिससे 56 लाख की आबादी शहरों में रहती है उसको लाभ मिलेगा। इसमें फ्लैट रेट बिलिंग भी शामिल है। फ्लैट रेट बिलिंग भी शामिल है। शहरी क्षेत्रों में जहाँ फ्लैट रेट बिलिंग की व्यवस्था है वहाँ भी वाटर चार्जेस नहीं लेने का निर्णय लिया गया है। 1 अप्रैल 19 से जारी किए जाने वाले पानी के बिलों में उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार बिलिंग की जाएगी 1 अप्रैल से। इस प्रकार लगभग 161 करोड़ रुपए जनता की बचत होंगे। 161 करोड़ रुपए माफ किए जाएंगे और जनता को फायदा मिलेगा। जन स्वास्थ्य अभियान विभाग द्वारा शहरी क्षेत्रों में सघन अभियान चलाकर ऐसे मीटर कनेक्शन जहां मीटर चालू हालत में नहीं है वहां अगले 2 वर्ष के भीतर मीटर बदलने की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। मीटर चालू हालत में आने के बाद ऐसे चालू मीटर वाले शहरी कनेक्शनों पर भी प्रति कनेक्शन 15 KL मासिक उपभोग तक कोई वाटर चार्ज नहीं दे रहा है। ठीक है। अब जो बड़े बड़े हैं वो तो छोड़ दीजिए, इनको ना कोई लाइन में खड़ा होना पड़ेगा ना जमा करने की, वो जो असुविधा होती है जमा कराने के लिए और सर जाके एक्स्ट्रा पेनल्टी लग जाती है, सब खत्म हो जाएगा। ये बड़ा निर्णय आज। हाँ, चलिए बात अगली खबर की करेंगे। ब्यावर शक्ति केंद्र सम्मेलन में गृह मंत्री राजनाथ सिंह जमकर बरसे, साथ ही एयर स्ट्राइक पर सियासत करने वालों को संदेश भी दिया। कहा कि युद्धवीर लाशें नहीं गिनते। आतंकवाद पर राजनाथ स्ट्राइक। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने से न तो हमको धरती रोक सकती है, न आकाश रोक सकता है, न पाताल रोक सकता है। आतंकवादी जहां मिलेंगे वहां जाकर उन्हें युद्धवीर नहीं गिनते लाशें। जो वीर होता है युद्ध का, जो युद्धवीर होता है, बहनों भाइयों, मारे गए लोगों की गिनती नहीं करता है। युद्धवीर मारे गए लोगों की गिनती नहीं करता है। एयर स्ट्राइक पर आर पार। आतंक के हर वार का अब मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। आतंक के खिलाफ हर मार्ग पर इस्तेमाल होगा। आतंकवादी चाहे कहीं छिपे हों, अब भारत घुसकर आतंक पर वार करेगा। एयर स्ट्राइक को लेकर सबूत मांगने वालों को ये राजनाथ सिंह का जवाब है। वो हमसे सबूत मांग रहे हैं कि हमको प्रमाण लाइए। यहाँ के हमारे वायुसेना के जवानों ने पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादी ठिकानों का सफाया किया है। और यह सवाल हमसे पूछते हैं कि बतलाइए कितने आतंकवादियों को हमारे वायुसेना के जवानों ने मारा। राजनाथ सिंह ने इस मौके पर कांग्रेस पर जमकर चुटकी ली कि हमारे कांग्रेस के दोस्तों का रवैया बहनों भाइयों इतना भ्रामक है, इतना खतरनाक है कि कांग्रेस के कुछ नेता ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादी को ओसामा जी कहते हैं, हाफिज सईद को हाफिज जी कहते हैं। यही नहीं, राजनाथ ने देश की जनता को भरोसा दिलाया कि मोदी राज में देश सुरक्षित है और जब भी जरूरत पड़ी तो घर में घुसकर मारेंगे। 3 बार, 2 बार तो बतलाऊंगा, 1 बार नहीं बताऊंगा। 5 वर्षों में 3 बार दुनिया के दूसरे देश की धरती पर जाकर उन्होंने आतंकवादियों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की। ब्यावर में शक्ति सम्मेलन के मंच से राजनाथ सिंह ने 56 इंच का वार 65 इंच से किया है। इंच का सीना तो 65 इंच का हो गया है। अब तो बोलो, आप 56 इंच के सीने की तलाश करते थे, अब वो 65 इंच का करके दिखाई। मौका है और सियासी दस्तूर भी, तो गहलोत पर वार करने का मौका भी राजनाथ सिंह ने नहीं गंवाया। 70 वर्षों से अधिक का समय गुजर गया। लंबे समय तक 55 वर्षों तक इनकी हुकूमत रही।
क्यों नहीं गरीबी दूर? आंकड़े उठाकर कोई देख ले, 5 वर्षों के अंदर हमारे प्रधानमंत्री ने हमारी सरकार में क्या करिश्मा किया। और आंकड़े केवल भारत के अर्थशास्त्रियों के आंकड़े नहीं हैं, आर्थिक विश्लेषकों के, जो भारत के रहने वाले हैं उन्हीं के आंकड़े नहीं है बहनों भाइयों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त जो आर्थिक विश्लेषक हैं उनके आंकड़े। साफ है, बीजेपी एयर स्ट्राइक पर सियासी स्ट्राइक करने वालों पर चुन चुन कर वार कर रही है और कहीं न कहीं इसे सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का मन भी बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और चलिए बात करेंगे सीएम के जोधपुर दौरे के बीच एक सियासी मुलाकात की चर्चा से दिन भर अटकलों का बाजार गर्म रहा और ये थी बीजेपी सांसद कर्नल सोनाराम और सीएम की मुलाकात की चर्चा। इसमें मारवाड़ की सियासत की बड़ी घटना के तौर पर देखा गया। हालांकि सीएम और कर्नल साहब की मुलाकात हो नहीं पाई। सीएम से मिलने पहुंचे कर्नल सोनाराम। सीएम से कर्नल की नहीं हुई मुलाकात। क्या कर्नल का बीजेपी से हुआ मोहभंग? क्या कर्नल को कांग्रेस भाने लगी है? जोधपुर के सर्किट हाउस में आमजन की समस्याएं सुनने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने जनसुनवाई की, लेकिन बीजेपी के सांसद कर्नल सोनाराम के यहां पहुंचने से मारवाड़ की सियासत गर्मा गई। बाड़मेर जैसलमेर के बीजेपी सांसद सोनाराम के कांग्रेस में जाने की अटकलें लगाई जाने लगी। हालांकि सोनाराम की सीएम से मुलाकात नहीं हुई। सर्किट हाउस में आधे घंटे रहने के बाद जब सीएम से मुलाकात नहीं हुई तो कर्नल वापस लौट गए। सीएम से मुलाकात नहीं होने से कर्नल थोड़े से मायूस दिखे, लेकिन उन्होंने सियासत वाले गोलमोल तर्क देकर बात को रफा दफा करने की कोशिश की। ये सीएम बने हैं ना, तो मैं इनसे मिला नहीं हूँ। कल शादी थी उनकी वहाँ खेत सिंह जी के पटपोती की। उस परिवार से मेरा बड़ा रिश्ता रहा। मैं सिरगिर से 3 बार सांसद रहा हूँ, तो ये हम आए थे और तो फिर मैं शिष्टाचार के नाते सीएम बनने के बाद मिला नहीं हूँ, इससे मिलने आया। हैरानी की बात तो ये रही कि सीएम अशोक गहलोत ने बाड़मेर के एक कर्नल से तो मुलाकात नहीं की, लेकिन दूसरे कर्नल मानवेंद्र सिंह से मुलाकात कर ली। अब देखना यह है कि इस मसले पर बीजेपी कैसी प्रतिक्रिया देती है। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। और जयपुर से बड़ी खबर है, जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी में कुलपति की नियुक्ति ओम थानवी होंगे। जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी के कुलपति राज्यपाल कल्याण सिंह ने नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी में कुलपति की नियुक्ति ओम थानवी। जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं। जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी के कुलपति वो होंगे। राज्यपाल कल्याण सिंह ने उनकी नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। और चलिए इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए रुख करेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुधीर शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर जी, जिस तरह से ओम थानवी एक बेहद ही चर्चित नाम है और हर कोई उन्हें जानता है पूरे ही राजस्थान में, जिस तरह के वो जर्नलिस्ट रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं, तो उनकी यहाँ पर नियुक्ति होना ये शायद यूनिवर्सिटी के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी है। बिल्कुल बड़ी उपलब्धि इस मायने भी है कि आरजीए जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय उसको बंद कर दिया गया था, लेकिन गहलोत सरकार जब दोबारा बनी और जब ये पहले 15 विधानसभा का जब पहला सत्र आहूत हुआ और उसी के दौरान दोबारा से इस विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना हुई, दोबारा से विधानसभा के अंदर सदन के अंदर विधेयक पारित हुआ और आज ओम थानवी जो वरिष्ठ पत्रकार है, जाने माने लेखक भी है, तो उनको पत्रकारिता विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया। ये अपने आप में गौरव का विषय भी है, क्योंकि जाने माने पत्रकार के हाथ में पत्रकारिता की कमान भी है कि जो नई पीढ़ी पत्रकारिता की जो तैयार होगी वो किस तरह होगी, किस तरह के उसके कोर्सेज होंगे, क्या क्या उनको पढ़ाया जाएगा, तमाम चीजें जो होगी वो निर्देशित भी करेंगे। और क्योंकि कुलपति बने हैं तो निश्चित रूप से उन दोबारा से ये विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया है, तो दोबारा से पूरी उनको अपनी ये एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। तो इनका जो कार्यभार रहेगा वो ज्वाइनिंग तिथि से 3 वर्ष तक के लिए इनको नियुक्त किया गया है। ये इस राज्य के राज्यपाल कल्याण सिंह
की ओर से आदेश की जी जी सुधीर जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी में कुलपति की नियुक्ति, ओम थानवी जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी के कुलपति होंगे। राज्यपाल कल्याण सिंह ने नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। अब बात एक बार फिर चूर चूर हुए फाइटर की। बीकानेर में एयरफोर्स के फाइटर जेट MiG-21 क्रैश होने की खबर से हड़कंप मच गया। क्रैश होने के बाद विमान का मलबा शोभासर गांव के पास गिरा। हालांकि इस हादसे में पायलट की जान बच गई, लेकिन इस घटना के बाद एक बार फिर MiG फाइटर पर सवाल उठने लगे हैं। फिर क्रैश हुआ फाइटर MiG-21, बीकानेर के शोभासर गांव के पास गिरा। फाइटर जेट ने नाल एयरबेस से भरी थी उड़ान, पक्षी से टकराया और हो गया क्रैश। विमान का पायलट सुरक्षित। वायुसेना का MiG-21 फाइटर जेट बीकानेर के शोभासर गांव के पास क्रैश हो गया। हालांकि पायलट ने समय रहते इजेक्ट कर लिया और उसकी जान बच गई। इस फाइटर जेट ने बीकानेर के नाल एयरबेस से नियमित अभ्यास पर उड़ान भरी थी, लेकिन कुछ मिनट बाद ही पक्षी से टकराने के बाद क्रैश हो गया। ग्रामीणों ने आग का गोला बने लड़ाकू विमान को गिरते देखा। उसके बाद प्रशासन को सूचना दी। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने एक पायलट को पैराशूट से उतरते हुए भी देखा। वहाँ तो एकदम धड़ाम सा ये बोला और इससे पायलट है वो कूद गया पैराशूट लगा के, वो कॉलोनी के गेट पे ऊपर पड़ा। तो हम लोगों ने यहाँ उसको उठा के और उसको मदद करके उसको खड़ा किया। वायुसेना ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं। ये पहला मौका नहीं है जब MiG क्रैश हुआ हो। हाल ही में एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान को जवाब देने के दौरान भी 27 फरवरी को एक MiG-21 क्रैश हो गया था, जिसे विंग कमांडर अभिनंदन उड़ा रहे थे। क्रैश होकर विमान POK में गिरा था। इसके अलावा 12 फरवरी को जैसलमेर में चल रहे युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2019 के दौरान MiG-27 लड़ाकू विमान क्रैश हो गया था। वहीं 18 जुलाई 2018 को हिमाचल के कांगड़ा में विमान MiG-21 क्रैश हुआ था, जिसमें स्क्वाड्रन लीडर मीत कुमार शहीद हो गए थे। एक डिफेंस वेबसाइट के अनुसार साल 1999 में भारत के सबसे ज्यादा MiG-21 फाइटर प्लेन क्रैश हुए। इनकी संख्या 16 तक पहुंच गई थी। साल 2015 तक 210 MiG-21 क्रैश हो चुके थे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर MiG फाइटर जेट ही क्यों क्रैश होते हैं? MiG-21 का पूरा नाम मिकोयान गुरेविच 21 है। ये एक सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है, जिसका निर्माण सोवियत संघ के मिकोयान गुरेविच डिजाइन ब्यूरो ने किया। कई सुरक्षा विशेषज्ञों ने भी माना है कि MiG-21 विमानों के इंजन में तकनीकी समस्याएं हैं, जिसके कारण ये बार बार क्रैश होकर देश की सुरक्षा पर सवाल खड़े करता है। आपको बता दें कि अभी भी 110 से ज्यादा MiG-21 विमानों के अपग्रेडेड वर्जन सेवा में हैं, लेकिन वो भी कई बार दुर्घटना के शिकार हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शुक्रवार का सूरज उन 12 लोगों की जिंदगी में नया सवेरा लेकर आया जो सालों से भारत की नागरिकता का इंतजार कर रहे थे। बाड़मेर प्रशासन ने उन्हें सर्टिफिकेट देकर भारतीय होने का गौरव प्रदान कर दिया। बरसों का इंतजार हुआ खत्म। अब नहीं कहलाएंगे शरणार्थी, अब हम हिंद के निवासी हैं। सालों बाद जब ऐसा सपना साकार होता है तो ऐसी खुशी और चेहरे पर ऐसी मुस्कान लाजमी है। इन लोगों के हाथों में ये कोई मामूली सर्टिफिकेट नहीं है, बल्कि ये भारतीय होने का गौरवपूर्ण एहसास है। सरहदी जिले बाड़मेर में रह रहे इन 12 विस्थापितों के हाथों में ये सर्टिफिकेट आते ही रिफ्यूजी शब्द से छुटकारा मिल गया और भर गए आंखों में खुशी के आंसू। पाकिस्तान से उमरकोट से कितने साल पहले? 10 साल हो गए। 2009 में आई थी शादी के लिए। वहाँ पे हमारे रिश्तेदार नहीं है इसलिए। जी
तो क्या क्या दिक्कतें हुई यहाँ दिक्कतें मेरी तो कोई नहीं है, शादी हो गई और मेरी फैमिली है, उनको दिक्कतें थी, पानी की प्रॉब्लम, कुछ यहाँ धंधा वंदा कर नहीं सकते थे। अच्छा। हाँ, वो दिक्कतें हैं। कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने हमीर सिंह, पद्म सिंह, दलपत सिंह, लक्ष्मीबाई, दरबार सिंह, पारस, एवनबाई, कविताबाई, उगमबाई, मोहर सिंह, नखत कंवर और लालूबाई को भारतीय नागरिकता प्रदान की, जिनको ये सर्टिफिकेट मिला उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। कोई दिक्कत नहीं आई, हमारे को सिर्फ ये है कि हम अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं ले सकते थे, कोई सुविधा नहीं थी। आज जब ये नागरिकता मिली है, इसके बाद हम अपने प्रॉपर्टी ले सकते हैं, मकान ले सकते हैं, रह सकते हैं और वोट भी दे सकते हैं। इस मौके पर कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि अभी भी जिला प्रशासन के पास 26 लोगों की नागरिकता संबंधी फाइल लंबित है, जिन्हें जल्द ही भारतीय नागरिकता दी जाएगी। 12 लोगों को आज बाड़मेर जिले के नागरिकों को आज भारत की नागरिकता दी गई है। तो आप भी इस बात के साक्ष्य थे कि उनके चेहरे पे जो खुशी थी वो इतनी ज़्यादा थी जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। तो जिस प्रकार से आपको और हमको भारत के नागरिक होने पर जितने अधिकार हैं उतने ही अधिकार अब इनको सब मिलेंगे। और विशेष रूप से क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव भी है, तो हमने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि इनके फॉर्म नंबर 6 जो वोटर लिस्ट में जुड़ने के लिए वो इनके बन जाए। और कोशिश यही रहेगी और इनसे अनुरोध भी रहेगा कि चुनाव वाले दिन जो लोकसभा चुनाव आगामी आने वाले हैं उसमें ये सभी अपने मत का प्रयोग करें। शरणार्थी होने का दंश झेल रहे ये लोग अब तक मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे, लेकिन अब भारतीय नागरिक होने के बाद उन्हें भी वो सभी हक मिल गए हैं जो एक आम भारतीय को मिलते हैं। ये भी हक से कह सकते हैं कि अब हम हिंद के निवासी हैं। न्यूज़ 18 के लिए बाड़मेर से प्रेमदान की रिपोर्ट।